वेलकम टू डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स क्लास। इस क्लास में आज हम लोग विचार करेंगे दुर्लभ खनिजों को न बनाए हथियार, ब्रिक्स समूह का दृढ़ निश्चय। ब्रिक्स समूह के वार्षिक शिखर सम्मेलन समाप्त हुआ और इसमें मजबूत बहुपक्षवाद, आर्थिक वित्तीय मामले और एआई पर आयोजित एक दौरान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कोई भी देश इन संसाधनों का इस्तेमाल अपने निजी स्वार्थ के लिए या दूसरों के खिलाफ हथियार के तौर पर न करे। दुर्लभ खनिज की आपूर्ति में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले चीन के साथ भारत, रूस और ब्राजील 11 सदस्यों वाले ब्रिक्स समूह के संस्थापक सदस्य हैं। ब्रिक्स का 17वां सम्मेलन संपन्न हुआ। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की जगह प्रधानमंत्री ली कियांग ने रियो में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। एक दशक के लंबे दौर पर 5 देशों की यात्रा पर भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उद्देश्य घाना, नामीबिया, अर्जेंटीना और ब्राजील में दुर्लभ खनिजों के आयात और प्रसंस्करण में आपसी सहयोग को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की इन महत्वपूर्ण संसाधनों के विकल्प की तलाश और ब्रिक्स सम्मेलन में उनकी टिप्पणियां इस संबंध में खास मायने रखती है कि चीन इन खनिजों की आपूर्ति को लगातार बाधित करने और इनकी कीमतें प्रभावित करने सहित इस क्षेत्र को जबरदस्ती की रणनीति पर चलते हुए एकाधिकार कायम करना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में सुधार पर जोर देने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने विकासशील देशों के विकास संबंधी आकांक्षाओं के मदद के लिए मजबूत और विश्वसनीय विकल्प पेश किया है। मोदी जी ने परियोजनाओं को मंजूरी देते समय एनडीबी की मांग आधारित दृष्टिकोण अपनाने के साथ दीर्घावधि वित्तीय स्थिरता और स्वस्थ क्रेडिट रेटिंग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने आंतरिक प्रणाली को मजबूत करने की परिष्कृत बहुपक्षवाद की दिशा में हमारे प्रयासों की विश्वसनीयता और बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में जो जोखिम, नैतिकता और पक्षपात के बारे में चिंताएं जाहिर की गई है, उससे सदस्य देशों को जिम्मेदारी से एआई मॉडल मिलकर काम करने की अपील किया है। उन्होंने कहा कि अगले साल एआई इम्पैक्ट समिट भारत में आयोजित होगी। इसके अलावा 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करेंगे। ब्रिक्स के रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र में बहुपक्षवाद, शुल्क और गैर शुल्क उपायों के बढ़ने पर चिंता व्यक्त की गई, क्योंकि इससे व्यापार सीधे प्रभावित होता है और ये विश्व व्यापार संगठन के नियमों से भी मेल नहीं खाता है। ब्रिक्स की घोषणा पत्र में अमेरिका का नाम नहीं लिया गया। मलेशियाई प्रधानमंत्री से मिले भारत के प्रधानमंत्री मोदी और उसमें मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों ने आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट
की समीक्षा की। हालांकि दोनों पक्षों में मतभेदों के कारण एफटीएफ के लिए प्रस्ताव बातचीत रुक गई। भारतीय अधिकारियों के अनुसार समझौता लागू होने के बाद भारत का निर्यात सालाना लगभग 38-39 अरब डॉलर रहा, जबकि 10 सदस्यों आसियान देशों के साथ आयात बढ़कर 86 अरब डॉलर हो गया। तो ब्रिक्स समूह के वार्षिक शिखर सम्मेलन में दुर्लभ खनिजों को न बनाए हथियार, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। और चिस मोहन के विचारों का सरल विवरण सत्रहवें ब्रिक्स 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित प्रस्ताव 17वें ब्रिक्स ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित प्रस्ताव लिए गए।
ब्रिक्स सदस्य देशों ब्रिक्स सदस्य ब्रिक्स सदस्य देशों से ब्रिक्स सदस्य देशों द्वारा दुर्लभ दुर्लभ खनिज दुर्लभ खनिजों और प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी आपूर्ति चेन को सुरक्षित एवं विश्वसनीय एवं
सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए विश्वसनीय बनाने के लिए प्रयत्न मजबूत बहुपक्षवाद मजबूत पक्षवाद आर्थिक वित्तीय मामले और एआई के संदर्भ में यह सुनिश्चित करना जरूरी है करना करना जरूरी है कि कोई भी कोई भी देश
इन संसाधनों इन संसाधनों का इस्तेमाल इस्तेमाल अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए या दूसरों के खिलाफ हथियार के तौर पर हथियार के तौर पर न करें। दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति में बड़ी हिस्सेदारी बड़ी हिस्सेदारी रखने वाला चीन ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है तथा भारत, रूस और ब्राजील
ब्राजील। 11। सदस्यों वाले ब्रिक्स समूह के संस्थापक सदस्य है। दो, तीन। 17वें ब्रिक्स शिखर शिखर सम्मेलन में अंतर अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में सुधार पर जोर दिया गया। ब्रिक्स न्यू न्यू
डेवलपमेंट, डेवलप, न्यू डेवलपमेंट बैंक, बैंक, एनडीबी, एन एन डी बी, न्यू, न्यू में एन, डेवलपमेंट डी, बैंक बी, एनडीबी ने विकासशील देशों विकास, विकासशील देशों की विकास संबंधी की विकास विकास संबंधी आकांक्षाओं में मदद करने के लिए मजबूत और विश्वसनीय, मजबूत और विश्वसनीय, विश्वसनीय, विश्वस विश्वसी विश्वस विश्वसनीय, विश्वस विश्वसनीय विकल्प पेश किया है।
परियोजनाओं को को मंजूरी देते समय परियोजनाओं को मंजूरी मंजूरी देते समय मंजूरी देते समय एनडीबी की मांग एनडीबी की मांग आधारित मांग आधारित दृष्टिकोण अपनाने के साथ अपनाने के साथ दीर्घावधि दीर्घा दीर्घावधि वित्तीय स्थिरता वित्तीय स्थिरता और स्वस्थ और स्वस्थ क्रेडिट रेटिंग रेटिंग पर ध्यान केंद्रित ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
5। आंतरिक को मजबूत करने से परिष्कृत परिष्कृत बहुपक्षवाद 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 की दिशा दिशा में हमारे प्रयासों दिशा में हमारे हमारे प्रयासों की विश्व विश्वस विश्वसनीयता और बढ़ेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में जो एआई में
जोखिम जोखिम नैतिकता और पक्षपात के बारे में भी चिंताएं में भी बारे में भी चिंताएं चिंताएं जाहिर की चिंताएं आर्टिफिशियल जोखिम नैतिकता और पक्षपात के बारे में भी चिंताएं पर गहन विचार करना जरूरी है। और ब्रिक्स के सदस्य देशों से जिम्मेदार एआई मॉडल ए आई एआई मॉडल के लिए मिलकर काम करने काम करने की देशों से जिम्मेदार ब्रिक्स के सदस्य देशों से जिम्मेदार एआई मॉडल के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है।
वर्ष 2026 में 18वें वर्ष 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन एआई 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 इम्पैक्ट समिट मीट भारत में आयोजित भारत में आयोजित आयोजित होगी एआई इम्पैक्ट समिट भारत में भारत में 2026 में और आयोजित होगी
क्योंकि 2026 में 18वीं ब्रिक्स विश्व शिखर सम्मेलन सम्मेलन की मेजबानी यानी भी भारत करेगा। ब्रिक्स के रियो रियो जनेरियो घोषणा पत्र घोषणा पत्र में बहुपक्षवाद बहुपक्षवाद शुल्क और गैर शुल्क उपायों
के बढ़ने पर के बढ़ने पर गंभीर 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 चिंता का विषय है। विषय है क्योंकि क्योंकि इससे इससे व्यापार सीधे 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 प्रभावित होता है। और ये विश्व विश्व व्यापार संगठन WTO के नियमों से भी मेल नहीं खाते।
ब्रिक्स के घोषणा पत्र में अमेरिका अमेरिका का नाम नहीं लिया गया है। दैट्स ऑल। तो इस प्रकार हम लोग पाते हैं कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबानी जो है 2026 में भारत करेगा, और इसलिए भारत ने कहा है कि एआई इम्पैक्ट समिट जो है वो भारत में होगा 2026 में, और उसी समय 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी भारत करेगा 2026 में। और हम देख लिए कि आपके इस क्लास में 8 पॉइंट का जिक्र किया गया है, जो कि ब्रिक्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ब्रिक्स के सदस्य के लिए। लेकिन कहीं भी अमेरिका का नाम नहीं लिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रिक्स का जो दो नेता है, एक है चीन और एक है रूस। ये अमेरिका और इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है आप जानते ही हैं, इसलिए इस डिस्कशन में कहीं भी अमेरिका का नाम नहीं लिया गया है। और कहा गया है सीधे कि डब्ल्यूटीओ में जो नियम रखा गया है, उस नियम को बहुपक्षवाद शुल्क और गैर शुल्क उपायों के बढ़ने पर गंभीर चिंता की बात है। ब्रिक्स के रियो जनेरियो घोषणा पत्र में बहुपक्षवाद शुल्क और गैर शुल्क उपायों के बढ़ने पर गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इससे व्यापार सीधे प्रभावित होता है और ये विश्व व्यापार संगठन के नियमों से भी मेल नहीं खाते। ब्रिक्स के घोषणा पत्र में अमेरिका का नाम नहीं लिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन में सबसे मजबूत पिलर जो है वो चीन और रूस, ब्राजील, भारत और 11 और हैं, वो इसके सदस्य हैं। हमारे ब्रिक्स के सदस्य देशों ने दुर्लभ खनिजों और प्रौद्योगिकों के आपूर्ति चेन के को सुरक्षित रखने के लिए
और इसको विश्वसनीय बनाने के लिए प्रयत्न करने पर जोर दिया है। दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले देशों को आगाह किया गया है कि इसको आप दुर्लभ खनिजों को अ, पर इस तरह से पेश आइए ताकि इसकी उपलब्धता बनी रहे और ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इंटरव्यू में पूछ देगा कि एनडीबी क्या है? तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक है जो विकासशील देशों को उनके प्रोजेक्ट के लिए मदद करती है। और ब्रिक्स सम्मेलन में खास करके डिस्कशन में रखा गया कि कोई देश दुर्लभ खनिज जो है का अगर उसके पास भंडार है तो उसको वो अपने सदस्यों को सप्लाई चेन में कमी नहीं करे। और हम लोग सभी जानते हैं कि दुर्लभ खनिज जो है वो चीन इन खनिजों की आपूर्ति में को लगातार बाधित करने और इनकी कीमतें प्रभावित करने को सहित इस क्षेत्र में जबरदस्ती की रणनीति के चलते हुए एकाधिकार कायम रखना चाहता है। तो प्रधानमंत्री मोदी को ने 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में खुलकर इस बात पर चर्चा की और दुर्लभ खनिजों को न बनाए हथियार, क्योंकि अन्य देश के पास भी है और इसलिए इन्होंने 5 देशों की यात्रा किया, घाना, नामीबिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और इन सभी में दुर्लभ खनिजों के आयात और प्रसंस्करण में आपसी सहयोग बढ़ाने पर मोदी जी ने जोर दिया है। लोग कहता है 5 देश चले गए, बहुत सब देखते हैं नेता लोग हैं जो कि किताब नहीं पढ़ता है ना रिपोर्ट पढ़ता है, कहता 5 देश चले गए। अरे 5 देश क्या क्यों गए हैं ना सोचो। इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे यहाँ बनना शुरू हो गया, कार बनना शुरू हो गया, घर में बिजली प्लग में जैसे फैन लगाए या फैन चलने लगा, वो लगाए प्लग में एसी चलने लगा, वैसे ही वो लगाए और चार्ज हो गया आपका गाड़ी और 100 घंटा चलेगा। तो फिर डिस्चार्ज होने लगेगा तो फिर चार्ज कर दीजिए, तो ये बिजली उठेगा, बिजली का बिल उठेगा। लेकिन उस गाड़ी को बनाने में ये खनिज दुर्लभ खनिज का उपयोग होता है। इसका सप्लाई जो है चीन टाइट कर दिया है, भेजना है 100 तो भेजेगा 10। तो देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे जो प्रोड्यूसर हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का, वो कहने लगे नहीं हम तो साल भर का माल पहले से रखे हुए हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा देख रहे थे ट्रेंड, अभी देख रहे हैं कि बहुत सारा अब जो कहने लगा है कि हमारा स्टॉक घट रहा है और चाइना भेजता ही नहीं है, मांगते हैं 100 तो भेजता है 10। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदू चीनी कौन था, हिंदी चीनी भाई भाई। हम लोग जब स्टूडेंट थे उस समय टीचर पढ़ाता था कि इस तरह से बोलता था हिंदी हिंदी चीनी भाई भाई। अब उसके बाद गया लौट के यहाँ से तो कहा कि भाई 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 नहीं, अब एकदम कट्टर दुश्मन, युद्ध कर दिया। युद्ध में इतना घबराहट हो गया था कि लगा कि अब जो हम लोग का वो पोर्शन है वो जीत लेगा। कई जगह तो बैंक को कहा कि आप वो खाली कर दीजिए, भागिए यहाँ से। लेकिन संजोग रखिए कि
पॉपुलेशन हमारा इतना अधिक है कि कोई भी देश हटना नहीं चाहता कि इसका पूरा पॉपुलेशन मेरे यहाँ आ जाएगा, तब क्या होगा। क्योंकि जिंदा रखने के लिए भोजन तो देगा ही। आप चढ़ाई करके जगह ले लीजिएगा तो उसके आदमी को क्या कीजिएगा, मार दीजिएगा। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि वो खुद रुक गया। और कुछ जमीन जो है कितना हजार स्क्वायर में बताया जाता है कि वो हड़पे हुआ है। नेहरू जी छोड़ भी दिए उसमें। अब वो कैसे लौटेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन स्टेटस को लगा हुआ है कि अब आगे नहीं बढ़ रहा है। वो मैप निकालता है, उस मैप में हमारे यहाँ का जो सेवन सिस्टर्स है उसमें से कुछ को अपने कंट्री के मैप में रख देता है। और इस पर काफी चर्चा होती है कि भाई आप क्यों ऐसा किए। तो ये आप जानते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि ब्रिक्स एक ऐसी संस्था है जिस संस्था ने चीन और रूस, ये दोनों के साथ इंडिया मिला हुआ है, ब्राजील। तो ये एक अच्छा मजबूत है। अब पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से तो विश्व का ही सबसे बड़ा संस्था हो जाएगा। ये दोनों जहाँ ये चीन और भारत मिला हुआ है, तो चीन और भारत मिल गया तो विश्व का क्या है। अब एक स्टूडेंट से सब पूछे कि बताओ कि कनाडा में या अमेरिका में डाउनटाउन में छोड़िए, जो रोड पर ऐसे आपको चलिएगा तो 10-10 किलोमीटर चले जाइएगा, एक आदमी रोड के ऊपर नजर नहीं आता है। तो दूसरा का उत्तर देता हूँ, कारण क्या है कि अगर 36 करोड़ वहां आदमी है तो उस 36 करोड़ आदमी के पास तो 36 करोड़ कार है। तो घर में आपको बाथरूम साफ करने वाला या वाली आई तो कार से आई, कार पार्क की, आपका बाथरूम साफ की, चली गई। स्टूडेंट जो है उसको वहाँ परमिट मिला हुआ है, वर्क परमिट। तो उसमें 1 घंटा अगर काम करता है तो उसको $20 मिलेगा। अब $20, 3 घंटा काम किया, $60 उसको मिल गया। उससे अपना काम करता। मैट्रिक के बाद कोई लड़का घर में नहीं रहता है, अलग फ्लैट में रहता है। हम जा करके देखे हुए हैं। हमारे यहाँ तो मैट्रिक छोड़ MA BA करके भी घर ही में रहता है, उसको बाहर जाने का सवाल नहीं। वहाँ एकदम मैट्रिक पास किया, बाहर। दूसरा देखे कि वहाँ पढ़ने की प्रवृत्ति जो है, बीच में जॉब करता है, फिर छोड़ दिया, फिर बाद में पढ़ा, तो फ्लेक्सिबल है। वो चीज अब हमारे यहाँ भी हो गया है कि आप छोड़ दीजिएगा, जॉब करने लगे, फिर आके पढ़िए, तो परीक्षा आप दे सकते हैं दोबारा। ये सब फ्लेक्सिबल चीज जो अब भी भारत में भी आ रहा है। तो इसलिए ब्रिक्स के रियो जनेरियो घोषणा पत्र में बहुपक्षवाद, शुल्क और गैर शुल्क उपायों के बढ़ने पर गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इससे व्यापार सीधे प्रभावित होता है और ये विश्व व्यापार संगठन के नियमों से भी मेल नहीं खाता है। ब्रिक्स के घोषणा पत्र में अमेरिका का नाम नहीं लिया गया। 2026 में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबानी भारत करेगा। Thank you for watching this video. I am Dr. P.C. Verma, economist. I have been teaching economics from 1973 to 2025. I was professor of economics, HOD, Department of Economics, Patna College, Patna University. I taught in many other universities. For example, Chanakya National Law University. There I taught law economics. BIT Mesra, Patna campus, where I taught macroeconomics and industrial economics.
to MBA students. In Patna University itself, not only in economics department, I taught in Department of Applied Economics and Commerce, that is MBA classes. There I taught macroeconomics, microeconomics, and environmental economics. In Patna University, I am a faculty of economics, but I taught in Science College. In Science College, under University Department of Statistics, there was a course, PG-. PG- means Postgraduate Diploma in Actuarial Science. There I taught actuarial science students, that is known as PG-, Postgraduate Diploma in Actuarial Science. All these are job-oriented courses. It is my fortune that I was invited by NIFTEM. NIFTEM, Haryana, Sonipat, near Delhi. Via Delhi, we went there. There I taught economy, Indian economy, and public finance, and macroeconomics, and statistics and econometrics. 7 days schedule was there. I was invited there. I lived there in the guest house and for 7 days, and thereafter up and down plane facility was given. That was 2 times I visited there along with the economist from Delhi University. So it is most important that you must be closely connected to the recent events so that you can deliver any topics in the classroom for students, which are most important. Economy is a most important paper that is applicable in PT, PENS, and finally in interview. If you have a strong world economy understanding and Indian economy understanding, and you talk in a eye to eye to your experts, this will help you to compete in IAS, RBI officers examination, SBI PO interview, Bihar Public Service Commission, financial service, and any civil services of different states. My students who were taught by me in 1973 to 1979 period, all are now retired. Recently, some of my students sent me a message that students from 1979 to 80, they are gradually retiring. But teacher never retired. I was teacher, I am teacher, and still I teach. Thank you for watching this video. Share it to your 1 or 2, 3 friends. Discuss with the friends. Online you can make discussion. And you will speak, he will speak, and you will interchange your views. Thank you.